हाँ बेटा। हाँ खुश रहो बच्चों, क्लास शुरू करते हैं अपनी। क्या नहीं हो पाया? क्या करो बेटा? अच्छा। हाँ तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, देखो चेक करो। अगर लैपटॉप से ज्वाइन करना है तो फोन से कर लो। तो सभी बच्चे आ गए हैं, अब क्लास शुरू करते हैं आज की। किसी को कुछ पूछना है तो पहले वो बताओ तुम। किसी को कोई चीज जाननी है, पूछना है तो बताओ। खुश रहो बेटा। कुछ पूछना है, जानना है किसी को? अच्छा, एक होमवर्क दिया था बच्चों तुमको लास्ट टर्न पे। एक बुक मैंने शेयर की थी और तुमसे कहा था कि उस बुक में से कोई एक्टिविटी तुमको तैयार करनी है और उसको फिर डेमोन्स्ट्रेट करना है। क्या तुम में से किसी ने कोई एक्टिविटी तैयार की है? ओके। कौन सी वाली एक्टिविटी युविका उसमें? अच्छा, तो तुम क्या अभी उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकती हो या नेक्स्ट क्लास में कर पाओगी? ओके, तो तुम तैयार कर लो, तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट करना है। और सानवी, परी, अनीश। अच्छा, ठीक है। हाँ बोलो अनीश। सर मेरे एग्जाम चल रहा है, चलेगा अभी हाँ। कुछ दिनों में सर, इसलिए सर कर नहीं पाया एक्टिविटी। अच्छा ठीक है। ईशान के भी एग्जाम चल रहे हैं शायद। परी क्या कह रही है? परी ने क्या किया? म- उसी की तरफ देखकर बोलो बेटा। परी आवाज नहीं आती, उसकी तरफ देखकर बोलो जहाँ माइक है तुम्हारा। हाँ। हम्म, हाँ हाँ हाँ। तुम कहाँ देखकर बात कर रहे हो? देखो तुम्हारे उसमें कैमरा कहाँ है, माइक कहाँ है। बिल्कुल सामने देखकर बात करो। अपनी पोजीशन उसके हिसाब से सही करो बेटा। हाँ युविका तुम दिखाओ, डेमोन्स्ट्रेट करो एक्टिविटी। हाँ। तुम्हारी स्क्रीन जो है उसको शेयर तुम कर सकती हो क्या युविका? हाँ आ रही परी। आवाज तुम्हारी, तुम पोजीशन चेंज करती हो तो फिर कम हो जाती है आवाज में, मतलब वेरिएशन आते हैं ना साउंड में। जैसे मैं एक जगह बैठा हूँ ना यहीं पर, और बिल्कुल माइक मेरे सामने है इस तरह से। हाँ युविका डेमोन्स्ट्रेट करो बेटा। स्क्रीन शेयर कर लो तुम। मैंने हटा दिया है यहाँ से। अच्छा ओके ठीक है। तुम दिखाओ, एक्टिविटी दिखाओ। स्क्रीन शेयर करने की जरूरत है भी नहीं।
Now fill it full with water. And now we can see the coin because when the light enters water through air, it reflects and that makes the whole coin look like it moves up. ओके हो गया, पूरा हो गया युविका? ओके मैं इसको बच्चों एक्सप्लेन कर देता हूँ। युविका ने जो एक्टिविटी तुमको दिखाई है तुम भी कर सकते हो, और ये डे टू डे लाइफ का हमारा जनरल एक्सपीरियंस है। सो मैं तुम्हें इस पूरी एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों। सो जस्ट पे अटेंशन कि ये क्या हुआ था। ओके तो देखो, इसके लिए हम नाम देंगे इसको ऑपरेंट। एक शब्द होता है बच्चों ऑपरेंट। आर यू फैमिलियर विद द वर्ड ऑपरेंट? नहीं हो फैमिलियर तो सीखना है बेटा। हाँ, कौन बताएगा क्या मतलब होता है बच्चों इसका? ऑपरेंट मीन्स आभासी। आभासी, आभासी मतलब ऐसा हमें लगता है पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। समझ गए? इसका जो कॉन्ट्रेरी वर्ड है वो क्या है? एक्चुअल। एक्चुअल तो सब जानते हैं। एक्चुअल मतलब वास्तविक। एक्चुअल जैसा होता है वैसा ही, यानी जैसा है तो उसको बोलते हैं वास्तविक, रियल। इसको हम क्या कह सकते हैं? इंग्लिश टू इंग्लिश अगर मैं बोलूं, वी कैन कॉल इट रियल। एंड ऑपरेंट मतलब आभासी, महसूस होता है, ऐसा दिखता है। तो सभी ने बस, ट्रेन में तो नहीं, बस में, कार में सफ़र किया है। ठीक है, अभी कोरोना, अभी कहीं नहीं जा रहे, पर पहले तो किया ही है। तो सड़क पर गर्मी के दिनों में अगर तुम जाते हो तो सड़क पर दूर पानी सा भरा हुआ दिखता है। उसमें इमेजेस दिखती है ना, जैसे कांच हो या पानी भरा हो सड़क पे, ऐसा दिखता है। तेज गर्मी जब पड़ रही होती जाते हैं हम, तो लगता है आभासी कि जैसे पानी भरा हुआ है, पर एक्चुअल में वहां पानी नहीं होता। तो वो जो फिनोमेना है वो भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं मिराज। आर यू फैमिलियर विद द टर्म मिराज? हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों मृग। मृग किसको बोलते हैं? हिरण को। हिरण को बोलते हैं। हिरण का पर्यायवाची है मृग। और मरीचिका, मृग, मरीचिका। तो मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ऐसा लगता है पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। ताऊ जी, आपको मेरी अब आवाज आ रही है? हाँ बोलो बेटा। अब आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके। इल्यूजन किसको कहते हैं समझते हो? व्हाट इज एन इल्यूजन? इल्यूजन मीन्स, कौन बताएगा? भ्रम। भ्रम। ताऊ जी, हाँ बेटा। मेरे पास भी एक एक्सपेरिमेंट है। हाँ। पर वो मेरे पास एक कंडेंसेशन का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अगर तुम डेमोन्स्ट्रेट कर सकती हो तो नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर करके रखना। ओके? मेरे पास प्रिपेयर्ड है। हाँ, तो उसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे अभी अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तुम उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के हिसाब से सारी तैयारी करके रखना। ओके। तो ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है। कौन? मिराज। यानी ऐसा हमें आभास होता है, भ्रम होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो मैंने सिर्फ ये अपरेंट शब्द का मतलब बताने के लिए
समझाने के लिए तुम्हें ये सब लिखा है। अभी जो लिखा हुआ है ये सारा मैंने तुम्हें लिखा है सिर्फ अपरेंट शब्द का मीनिंग समझाने के लिए। अब वो बात करते हैं जो एक्सपेरिमेंट युविका ने डेमोन्स्ट्रेट किया। तुम कांच का ग्लास ले सकते हो या स्टील का ग्लास ले सकते हो। बेटर क्या है, स्टील का ग्लास। स्टील का ग्लास लिया तुमने, उसमें पानी भर लो, कटोरी भी ले सकते थे जैसे युविका ने ली। तुमने स्टील के ग्लास में पानी भरा और उसके बॉटम पर एक सिक्का तुमने डाला, कॉइन, उसके पैंदे में। बॉटम यानी पैंदा, पैंदा यानी बॉटम, शब्द सीखते जाना साथ साथ में। तो यहां पर तुमने एक सिक्का रखा, तो एक्चुअल में ये सिक्का बॉटम के बजाय थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है तुमको, स्लाइटली रेज्ड। एंड बॉटम ऑफ द बकेट, अगर वो स्टील की बाल्टी है बाथरूम में, उसका पैंदा भी थोड़ा ऊपर उठा हुआ, स्लाइटली रेज्ड। तो ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन टाइप है और हम इसमें टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले बच्चों, अपरेंट डेप्थ। अपरेंट यानी आभासी, अभी अभी मैंने तुम्हें सिखाया, अपरेंट डेप्थ। ये लिख भी सकते हैं हम लोग? वो तुम्हारी चॉइस है, लिखना नहीं लिखना। समझना ज़्यादा जरूरी है, सुनना और समझने की कोशिश करना। दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन राइटिंग। क्योंकि क्लास की रिकॉर्डिंग हमारे पास है बच्चों, है ना, चैनल पे अवेलेबल रहेगी हमेशा। बोलो बेटा युविका, क्या कह रही हो? मैंने मैंने भी इसमें थोड़ा सा लिखा था। अच्छा, वेरी गुड। तो तुम वो जो है ग्रुप पे उसका पिक्चर फोटो खींच के डाल देना। ठीक है, तो अपरेंट डेप्थ लिखा था मैंने। एंड नेक्स्ट टर्म इज अपरेंट शिफ्ट। मैं इससे तुम्हें फैमिलियर करा रहा हूं, हाँ, ठीक है। ये क्या होता है वो समझा रहा हूं। इसकी जो कैलकुलेशन है वो हम आगे सीखेंगे, क्लास 10th में सीख सकते हैं। अभी इस लेवल पर ये होता क्या है वो समझ लो। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी हम इसकी कर सकते हैं। मान लो ये कोई बीकर है जिसमें पानी भरा है, कोई बर्तन है, सम वेसल इज देयर और एंड इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू डेप्थ h। h गहराई तक इसमें पानी भरा हुआ है। जो इसको ऐसे दिखाते हैं, h गहराई तक पानी भरा हुआ है, एरो लगाकर मैंने दिखाया, h गहराई तक पानी भरा हुआ है। इसके बॉटम पर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट, जैसे वो सिक्का हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट इज O। तो अब क्या होगा बच्चों, यहां से मान लो ये कोई बल्ब है जो जल रहा है, सिक्के की जगह मान लो कोई बल्ब है। तो इस बल्ब की रोशनी बाहर से जब देखेंगे, या इस ऑब्जेक्ट को, सिक्का है तो इसको, सिक्के को जब बाहर से देखेंगे, तो एक्चुअल में हमें सिक्का पोजीशन O पर दिखने की बजाय थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। वाई, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तुमको। जब लाइट रे यहां से सिक्के से टकराकर ऊपर जाएगी हमारी आंख तक, तो जब यहां पर ये बाउंड्री आई वाटर की सरफेस, यहां पर ये मैंने खींचा नॉर्मल, बच्चों इसको कहते हैं नॉर्मल, एन से मैंने दिखाया, इट इज कॉल्ड नॉर्मल। और ये बन गई इंसिडेंट रे। जो रे आ रही है, इस पॉइंट को अगर मैं ओ ए लिखता हूं तो मैं बोलूंगा ओ ए इज द इंसिडेंट रे, जो कि वाटर एयर इंटरफेस पर, ये है नीचे तो पानी है वाटर और ऊपर है हवा एयर। तो ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है ये है वाटर एयर इंटरफेस। इंटरफेस किसको बोलते हैं, बीच की सतह को। तो वाटर एयर इंटरफेस पर ये रे इंसिडेंट है। होता क्या है बच्चों, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे यहाँ कहाँ से कहाँ जा रही है, पानी से हवा में, इसका उल्टा भी हो सकता है, हवा से पानी में जा सकती है, कांच में जा सकती है, कांच से हवा में जा सकती है। यानी जब भी मीडियम चेंज होगा, हैव यू एनी आइडिया एयर, वाटर और ग्लास में डेंसिटी का क्या रिलेशन है, विच वन इज मोर डेंस, विच वन इज डेंसर, विच वन इज रेयरर?
अगर मैं तुमसे कहूं कि इन तीनों को तुम डेंसिटी के घटते क्रम में जमाओ, घटता क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज दीज थ्री इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, तो तुम कैसे अरेंज करोगे बताओ? वाटर, ग्लास, एयर। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी मीन्स सबसे लास्ट में आएगा जो सबसे कम डेंस होगा। ठीक है, तो तुमने सही जवाब दिया शायद। सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे ज्यादा डेंस वाला। सबसे ज्यादा डेंस है ग्लास। ग्लास की डेंसिटी सबसे ज्यादा, सॉलिड है ना बच्चों, सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा है ना तुमने? डेंसिटी समझते हो? डेंसिटी को हमने सिंबल रॉ से बताया था, मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहां मैं तुम्हें एक एडिशनल डिटेल और बता देता हूं, ऐसे ही याद रहे तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं याद रहे कोई बात नहीं। एक होती है मास डेंसिटी, जो कि ये है जिसका फॉर्मूला मैंने लिखा है, दिस इज मास डेंसिटी। ऐसे ही बच्चों एक और टर्म होती है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल समझते हो वर्ड? ऑप्टिकल कब यूज करते हैं हम? देखने से रिलेटेड जब भी होता है तो हम ऑप्टिकल यूज करते हैं। जब भी हम देखने से रिलेटेड, जैसे चश्मे वाले के जाओ, उसकी दुकान पे क्या लिखा रहेगा? सिक्का ऑप्टिकल्स, ऑप्टिक्स ऐसा लिखा रहेगा। तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाशिकी, यानी लाइट से रिलेटेड। तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी एक टर्म है। अब ऑप्टिकल डेंसिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? देखो, लाइट को चलना है एंड डिफरेंट मीडियम्स आर अवेलेबल। ग्लास इज द डेंसेस्ट, यानी मोर डेंसर देन वाटर एंड एयर। ग्लास इज मोर डेंसर देन वाटर एंड एयर। तो ग्लास सबसे ज्यादा डेंस है। सेकंड नंबर पर डेंसिटी डिक्रीजिंग होगी तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो वाटर, और थर्ड नंबर पर एयर। तो सही सीक्वेंस क्या होगा जो मैंने सवाल पूछा था? ग्लास, वाटर, देन एयर। डेंसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऊपर जाने आप पर। ग्लास, कांच की ग्लास की बात कर रहे हो कि स्टील की ग्लास? बेटा दिस इज सिंपली ग्लास यानी कांच, नॉट द गिलास। हिंदी में बोलते हैं गिलास, ओके। अंग्रेजी में जो ये लिखा हुआ है मैंने ग्लास, ग्लास मीन्स कांच, इट इज ग्लास, विंडो ग्लास, ओके, गॉट इट। डेंसिटी घट रही है, जैसे कांच की स्लैब होती है बच्चों, ये ग्लास है, कांच में से होकर लाइट जा रही है। हम अब गिलास की बात नहीं कर रहे हैं। सो ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? सी से हमने किस क्वांटिटी को दिखाया था? सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। हाउ मच इट इज? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जिन बच्चों को याद नहीं है कोई परेशानी की बात नहीं बच्चों, क्या तरीका मैंने बताया था याद करने का? जब भी ऐसा कोई डेटा आएगा जो बार बार रिपीट होगा, इंपॉर्टेंट होगा, तो तुम्हें क्या करना है? सिर्फ अपने मन में दोहरा लेना है। जस्ट जैसे हम मन में बोलते हैं ना कई बार कई चीजें, तो मन में तुमको बोलना है सी इज स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू, मैंने बोला, तुमने भी बोला 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो तुम देखोगे कुछ समय बाद जब मैं पूछूंगा तो सब एक एक बच्चा ये बता पाएगा सी इज स्पीड ऑफ लाइट। तो ये स्पीड ऑफ लाइट किस में है? हर पानी में इस स्पीड से नहीं चलती लाइट। अगर मैं पानी में पानी में धीमे चलेगी। क्यों धीमे चलेगी? क्योंकि पानी रोकेगा लाइट को चलने से, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जंगल में चलना है बच्चों, ओके। जंगल में क्या होता है? झाड़ियां होती है। तुमको जो है हम लेकर गए, हाइक पर ले जा सकते हैं। हाइक पर मीन्स पहाड़ पे चढ़ना, घूमना जंगल में, टूर पे ले जा सकते हैं। तो किसी जंगल में हम माउंटेनियरिंग करने गए, नहीं वहाँ पहाड़ था उस पर चढ़ने गए। अब कुछ एरिया उसका जो फ्लैट है, मान लो सीधा सीधा है, पर उसमें से होकर गुजरना। जुरासिक पार्क देखी थी सबने? जुरासिक पार्क फिल्म है मेमोरी में बच्चों? वो डायनासोर वाली पिक्चर मेमोरी में है सबके? नहीं देखी तो जरूर देखो बच्चों, छुट्टियों में टाइम निकालो, ठीक है। मान लो तुम्हें किसी जंगल से होकर गुजरना है और वहां पर झाड़ियां हैं बहुत ज्यादा। तो जब तुम
निकल निकल के जाओगे, चल के जाओगे उसमें से निकल के, तो तुम्हें पहले झाड़ियों को हटाना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा चलने के लिए, तभी निकल पाओगे। तो तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी। एग्रीड? तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी। झाड़ियां जितनी घनी होंगी, पास पास होंगी, डेंसिटी झाड़ियों की जितनी ज्यादा होगी, तुम्हारी स्पीड उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। डू यू एग्री ऑन दिस फैक्ट, ऑल ऑफ यू? मुझे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। यस यस। ओके, तो झाड़ियों की जो डेंसिटी है बच्चों, वो डिसाइड करेगी कि तुम कितनी स्पीड से वहां से निकल पाओगे उस जंगल से। सिमिलरली यहां पर भी क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी डिसाइड करेगी कि लाइट किसी मीडियम में कितनी स्पीड से निकल पाएगी। ये जो स्पीड ऑफ लाइट सी है, ये है एयर या वैक्यूम में, एयर या वैक्यूम में। और अगर मैं बात करूं ग्लास में, तो ग्लास में जो स्पीड होती है लाइट की बच्चों, वो होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताओ कम है कि ज्यादा है हवा से? बहुत कम हो गई। हाँ, हवा से कम हो गई। देखो यहाँ 3 था, यहाँ 2 रह गया। क्यों कम हो गई? बिकॉज ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर कंपेयर टू वाटर एंड एयर। वाटर में कितनी होती है? वाटर में निकाल सकते हैं हम, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए एक फैक्टर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको तुम बाद में पढ़ोगे, सुनोगे। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम बच्चों सिंबल म्यू से दिखाते हैं। ऐसे सुनते जाना है ना, याद रखने का कुछ नहीं है, समझने का भी कुछ नहीं है। हमने एक कांस्टेंट डिफाइन किया है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे ही सुनते जाओ। और ये वैल्यू होती है वाटर के लिए 4/3। तो ग्लास के लिए कितनी होती है? दिस इज फॉर वाटर, W स्टैंड्स फॉर वाटर, एंड म्यू फॉर ग्लास इट इज 3/2, यानी 1.5। 3/2 यानी 1.5। 3/2 क्या होता है बच्चों? 1.5, 1.5। सो यू कैन टेल मी, ये 3/2 का क्या किया होगा हमने 3 के साथ कि 2 आ गया? सोचो, रिलेशन निकालना सिखा रहा हूं भाई। इतनी स्पीड थी एयर में, अगर मैं इसको 3/2 से डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं, तब 2 इंटू 10⁸ आएगा। 3 को 3/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है हाफ। पर अगर 3 को मैं 3/2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 2। ये समझ में आया है मैंने क्या लिखा है? तो हमने क्या किया, डिवाइड करने पर ही आया ना। किससे डिवाइड किया? म्यू से डिवाइड किया। तो एक रिलेशन मिल गया हमको। हमें किसी भी मीडियम में अगर स्पीड निकालनी है लाइट की स्पीड क्या होगी? जैसे मैं जानना चाहता हूं v इन वाटर, वाटर में स्पीड क्या होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? 3 इंटू 10⁸ जो एयर में स्पीड है, उसको किससे डिवाइड कर दूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से। यही किया था मैंने अभी, यानी डिवाइडेड बाय 4/3। सो व्हाट वी गेट? वी गेट 9/4। भाई यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगता है, जो ये लिखने का तरीका ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, एक दिन सिखाया था, याद आ रहा है कुछ? दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो ये देखो, 3 को 3 डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला 3 जो है इस 3 का दुश्मन है, ऊपर वाले 3 का दुश्मन है, नीचे वाला 3। और इस वाले 3 का दुश्मन है 2। तो ये 2 किसका दोस्त हो गया? जो 3 का दुश्मन है ऊपर वाले का, इसलिए ये ऊपर चले गया। समझ गए? हाँ बोलो बेटा। हमको तो एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस अलग तरीके से डिवाइड करना सिखाया है। कैसे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 3/4, ऐसे भी लिख सकते हैं कि उल्टा कर लो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो डिवाइडेड बाय 1 करके फिर उल्टा करके लिखो। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये 4 जो है इस 3 को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो ये 4 इस 3 का दुश्मन है। 3/4 मतलब होता है 0.75। ठीक है,
और ये वाला 3 इस 4 को कम करने की कोशिश कर रहा है, यानी ये वाला 3 जो है इस 4 का दुश्मन है। तो जो 4 का दुश्मन होगा वो 3 का दोस्त होगा, क्योंकि 3 4 का दुश्मन है ये वाला। तो ये 3 ऊपर चलेगा उसको सपोर्ट करने। ऐसे कुछ समझ सकते हो, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 9/4 हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। 9/4 अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 4 2 जा 8, 1 बचा तो 2.25 आ जाएगा, 0.25। 1/4 इज 0.25। तुम ऐसे याद रखो, देखो लिख के बताता हूँ। हाँ याद है 0.25। 1/2 सब जानते हैं, आधा आधा यानी 0.5, जानते हैं ना सब लोग। 1/4 एक चौथाई यानी 0.25। 3/4 तीन चौथाई इसको कहते हैं हम हिंदी में, मीन्स 0.75। तो अब बताओ जो स्पीड है सबसे ज्यादा किसमें है, हवा में। कितनी, 3 × 10⁸। पानी में गए तो 2.25 × 10⁸, और कांच में गए तो 2 × 10⁸। अब 2.25 2 से बड़ा है, इसका मतलब वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी ग्लास से कम है। ग्लास और ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर हो गया, इसलिए लाइट उसमें उतना तेज नहीं चल पा रही है। तो अब यहाँ से हमें समझना था, जब भी कोई चीज़ धीमी होगी, लाइट धीमी हुई तो यानी स्पीड कम हो गई इसकी, उतना स्पीड से नहीं चल पा रही है। तो इसको ऐसे एक्सपीरियंस करो बच्चों, जस्ट इमेजिन। एक और एग्जांपल से समझा रहा हूं। बेंडिंग इफेक्ट आता है, रिफ्रैक्शन नाम सुना है क्या तुमने, रिफ्रैक्शन। आर यू फैमिलियर विद द टर्म रिफ्रैक्शन? लिखकर बताता हूं। हाँ, आर यू फैमिलियर विद दिस टर्म रिफ्रैक्शन? व्हाट डज इट मीन? Whenever light moves from one medium to another, जब भी किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रोशनी जाएगी, लाइट जाएगी, जैसे हवा से कांच में, हवा से पानी में, पानी से कांच में, वगैरह वगैरह, तो वो हाँ बैंड हो जाती है बच्चों। और उसकी वजह से कई फिनोमिना होते हैं, और ये फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। बैंड क्यों होती है? बैंड इसलिए होती है क्योंकि इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड चेंज हो जाने से बैंडिंग कैसे आती है, यहां समझो। ये है लॉन। लॉन समझते हो? आर यू फैमिलियर विद द लॉन? कौन सा वाला? LON, लोन, जो हम सरकार से ले सकते हैं या बैंक से लेते हैं। देखो अंग्रेजी में जो घास का लॉन लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? LAWN। घास लगा देते ना हम, जैसे परी के घर पे जहाँ झूला है वहां घास लगी हुई है। परी लगी हुई है क्या घास, या हटा दी? लगी हुई है। हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? लॉन बोलेंगे। हाँ। कौन सा वाला, नंबर 1 वाला या नंबर 2 वाला? सबको पता है बेटा, क्योंकि नंबर 2 वाला तो बैंक देता है, ठीक है, किसी को उधार देना, वो कहते हैं लोन, और यह है लॉन। तो हमारे पास लॉन मूवर है। अब ये लॉन मूवर क्या होता है? एनीबॉडी? घास काटने वाला। वेरी गुड। घास काटने वाली मशीन को कहते हैं लॉन मूवर। तुमने देखा हो तो 2 पहिए होते हैं उसमें। स्पेलिंग गलत है। किसकी? घास काटने वाली मशीन को लॉन मूवर कहते हैं, जिसमें से घास हट जाती है। हाँ, मूवर की स्पेलिंग है लॉन मूवर में अलग आ जाती है, MOWER होती है। अच्छा। इसको चेक कर लेना बच्चों, अगर ये बच्चा बोल रहा है तो होगी ऐसा। तो देखो उसमें 2 पहिए होते हैं लॉन मूवर में। इमेज आ गई दिमाग में लॉन मूवर की? ऐसे एक हैंडल होता है, और ये मशीन जो है यहाँ से घास काटती हुई चलती है। मान लो इस मशीन को मैं स्ट्रेट ले जा रहा हूँ, अभी ये पक्के फर्श पे। हाँ, MOWER आता है, अभी मैंने गूगल से सर्च किया है। ओके, इसको हम करेक्ट कर देते हैं। हाँ, MOWER। तो देखो क्लास में हम ये सब सीखते जा रहे हैं। अब यहाँ है बच्चों पक्का फर्श। पक्का फर्श समझ गए? घास नहीं है यहाँ पे, मिट्टी नहीं है, ठीक है, पत्थर है। यहाँ पक्का फर्श है, और ये क्या है? मिट्टी, घास लगी हुई है, ठीक है। तो तुमने जब साइकिल चलाई है, घास आ जाती है, तो तुम्हें पता है स्पीड कम हो जाती है, और सड़क पे स्पीड ज्यादा होती है।
हाँ हाँ समझ गए, स्पीड कम हो जाती है। अगर इस लॉन मूवर को मैं स्ट्रेट सीधा ले जाता हूँ घास में, तो तुम देखोगे दोनों पहियों की जो स्पीड है एक साथ रिड्यूस होगी। हाँ। ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में ले जाता हूँ सीधा, तो एक साथ रिड्यूस होगी। एक साथ रिड्यूस होगी तो सीधा ही चलता रहेगा, सीधा ही चलता रहेगा ना। पर अगर मैं इसको तिरछा ले जाता हूं बच्चों, तिरछा, तिरछा यानी इंक्लाइनेशन के साथ इस तरह से ले जाता हूं, गौर करो, हियर इज द लॉन मूवर, और मैं इसको इस डायरेक्शन में चला के ले जाता हूं इंक्लाइनेशन के साथ। अब क्या होगा, पहिया नंबर 1 कौन सा है, ये वाला पहिया नंबर 1, ये पहले जाएगा घास में, और पहिया नंबर 2 अभी पक्के फर्श पे घास में बाद में जाएगा। एग्रीड? जी, हाँ बेटा। मैं ये कह रही थी कि जब हम साइकिल घास में और मिट्टी में चलाते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। जब बिल्कुल प्लेन जगह होती है हाँ तो वहाँ पे साइकिल स्पीड में चल सकती है, जैसे रोड। हाँ सही बात है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पे पहिया नंबर 1 पहले जाएगा घास में, पहिया नंबर 2 बाद में जाएगा। तो क्या दोनों पहियों की स्पीड सेम रहेगी जब वो एंटर कर जाएगा यहाँ पे पहिया नंबर 1, जब ये पक्के फर्श पे होगा? स्पीड सेम नहीं रहेगी। देखो पक्के फर्श पर पहिया नंबर 2 की स्पीड ज्यादा होगी, पहिया नंबर 1 की स्पीड कम हो जाएगी, जस्ट वो एंटर कर रहा है जब। दोनों एक साथ नहीं जा रहे ना घास में, समझ में आया तुम्हारे? दोनों एक साथ घास में नहीं जा रहे हैं बच्चों, दोनों एक साथ घास में नहीं जा रहे हैं। तो जो पहले घास में जाएगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जबकि दूसरा जो पक्के फर्श पर है उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी। तो बेंडिंग इफेक्ट आएगा। कैसे? ये मशीन इधर से चला के तुम ले जा रहे हो रेड एरो के अलोंग, तो इसमें पहिया नंबर 1 स्लो हो जाएगा, पहिया नंबर फास्ट हो जाएगा। तो क्या होने वाला है, ये मशीन ऐसे मुड़ जाएगी, इट विल बेंड। एग्रीड और नॉट? ताऊ जी, हाँ हाँ जैसे साइकिल घास में जाने में धीरे हो जाती है, वैसे ही क्या ये लॉन मूवर भी जैसे घास में अंदर जाके बिल्कुल धीरे चलने लग जाता है? हाँ, ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है बेटा हमको। तो ये तुमने देखा बेंडिंग हुई बच्चों, लाइट के साथ भी ऐसा ही होता है। अब हम इसको पक्के फर्श को क्या बोलेंगे, जिसमें स्पीड ज्यादा थी उसको बोलेंगे रेयर। स्पीड ज्यादा मतलब घना कम है तो रेयर मीडियम, और जिसमें स्पीड कम होगी तो उसको क्या बोलेंगे, डेंसर। घना ज्यादा है तभी स्पीड कम हो गई, जिसमें डेंसिटी ज्यादा होती है उसमें स्पीड कम हो जाती है। तो लाइट के साथ भी ऐसा होता है। अब इसका रिवर्स सोचो, जब तुम यहां से निकल रहे हो, अगर सीधा सीधा निकालते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पहिए एक साथ जाएंगे कच्चे फर्श पक्के फर्श पे, दोनों पहिए एक साथ जाएंगे तो कहीं पर भी मुड़ेगा नहीं। पर अगर इंक्लाइनेशन के साथ लॉन मूवर को निकालते हो तो देखो अभी क्या सिचुएशन है। अभी सिचुएशन ये है बच्चों कि पहिया नंबर 1 पक्के फर्श पे आ चुका है, जबकि पहिया नंबर 2 अभी घास पर है। ठीक है, तो इस रास्ते पर हम ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अगर यहां पर मैं इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचता हूं, इट इज कॉल्ड नॉर्मल, जो मैंने ब्लू कलर से खींचा नॉर्मल 90 डिग्री एंगल पर, क्योंकि घास के मैदान से एन, ये नीली वाली लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है बच्चों, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो अभी बताओ ये मशीन किधर मुड़ेगी, किधर मुड़ेगी? ये पहिया धीमे हो गया, पहिया नंबर 1 फास्ट है, फास्ट हो गया, पहिया नंबर 2 स्लो चल रहा है, तो किधर मुड़ेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल और टुवर्ड्स नॉर्मल? अवे फ्रॉम नॉर्मल। हाँ वेरी गुड, ये इधर मुड़ जाएगी। यानी इसको जाना तो सीधे सीधे था, मैंने पहले वाला एरो गलत बना दिया था, लाल वाला, उसको कैंसिल कर देता हूं। जाना सीधे सीधे था रेड एरो के अलोंग, पर ये मुड़ जाएगी ब्लैक एरो के अलोंग कुछ एंगल से। इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट भी ऐसा ही करती है कि लाइट जब डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है तो नॉर्मल से दूर हटती है, और रेयर टू डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। यहां पर तुमने देखा किधर बैंड हुआ, ये टुवर्ड्स नॉर्मल, ये ब्लू कलर का नॉर्मल है।
तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ और यहाँ नॉर्मल से दूर हटा। तो अब वापस हम उस डायग्राम पे आते हैं जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे। देखो ये लॉन मूवर है, यहाँ घास है, घास से ये बाहर जा रहा है, घास से बाहर जा रहा है तो किधर मुड़ जाएगा बेटा? अगर ये सीधा सीधा जाता रहता तो ये रास्ता था इसका स्ट्रेट, पर लाइट गेट बेंड, लाइट ऐसे मुड़ जाएगी, है ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो नॉर्मल के साथ बना। आर से दिखाते हैं बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये मैंने आर बनाया आर। और इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको दिखाते हैं आई से, छोटे आई से। आई फॉर इंसिडेंस, आर फॉर रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए भी होता है और रिफ्रैक्शन के लिए भी होता है। अब ऑब्जर्वर जो देख रहा था बाहर से, सिक्के को जो तुम देख रहे हो, यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है, दिस इज आई ऑफ ऑब्जर्वर। और अगर तुम्हें नीली आंख पसंद है तो बच्चों में नीली आंख बना देता हूं, ठीक है, ब्लू आईज, ब्लू आईज। सो अब हुआ क्या, इसकी वजह से क्या हुआ, अपरेंट शिफ्ट को समझना है हमको ना। इसकी वजह से क्या हुआ, ये सिक्का जो यहां दिख रहा था, अब अगर मैं यहां पे एक लाइन खींच दूं, हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग ये नहीं समझ पाता कि लाइट मुड़कर हम तक पहुंच रही है। हमारे दिमाग को तो क्या लगेगा, हमारे दिमाग को लगेगा, हाँ बेटा थोड़ा सा जोर से बोलो बेटा। आवाज नहीं आ रही, तुम मुंह हिला लेती हो अपना, माइक के बोलते वक्त तुम अपना मुंह घुमा लेती हो, तो शुरू की आवाज आती है, उसके बाद वाली आवाज जो है बंद हो जाती है। जोर से साफ साफ बोलो, क्या कहना है? ओके, सो ताऊजी परी कह रही है कि उसके आईपैड में सिर्फ 5% बैटरी बची है। अच्छा, तो बस क्लास भी खत्म होने वाली है, 5% में काम चल जाएगा हमारा, डोंट वरी, बी हैप्पी। सी हियर, लाइट जो है, हमारा दिमाग ये सेंस करता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो हमें क्या लगेगा, लाइट कहां से आ रही है, जो इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, तो लाइट यहां से आती हुई दिखेगी हमको, यानी ये ऑब्जेक्ट ओ की बजाय हमें नजर आएगा आई पर, आई मींस इमेज। तो तुमने देखा कि सिक्का पड़ा था पेंदे पर हमें दिखाई कहां दे रहा है, उठा हुआ, इतना ऊपर उठा हुआ। सो दिस डिस्टेंस by which the coin gets shifted is called apparent shift। और शिफ्ट को हम किससे दिखा रहे हैं, सिंबल डेल्टा से। ये मैंने बनाया सिंबल डेल्टा, एक ट्रायंगल का जो सिंबल है इसको बोलते हैं डेल्टा। ये शिफ्ट दिखाने के काम आता है, चेंज दिखाने के काम आता है। तो अपरेंट शिफ्ट, जबकि कितनी गहराई पर नजर आएगा सिक्का हमको, सिक्का हमको इतनी गहराई पर नजर आएगा। दिस डेप्थ इज सपोज एच डैश। तो मैं, हाँ बोलो बेटा, बोलो क्या कह रहे हो? आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन नहीं दिख रही, दिखनी चाहिए, मेरे पास तो आ रहा है यू आर प्रेजेंटिंग। अपरेंट डेप्थ इज एच डैश, अपरेंट शिफ्ट इज डेल्टा, and real depth is h, real depth is h। तो इस तरह से ये सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ दिखता है, बाल्टी का पैंदा हमें ऊपर उठा हुआ दिखता है। तुम लोग जब कहीं पिकनिक मनाने जाते हो, वहां स्विमिंग पूल है, दूर से देखने पर बच्चों तुम्हें लगता है कि स्विमिंग पूल ज्यादा गहरा नहीं है। एक्साइटेशन में, मतलब एक्साइटमेंट में तुम जो है भागते हुए छलांग लगा दो उसमें, तो जब छलांग लगा दोगे तो पता चलेगा नीचे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। बिकॉज होता क्या है बच्चों, इन जनरल स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल 8 फीट गहरे होते हैं, दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर फीट।
8 फीट गहरे होते हैं, और 8 फीट तो है उसकी एक्चुअल डेप्थ, है ना, एच। और कितने गहरे नजर आते हैं? जो 8 फीट गहरे होते हैं वो नजर आते हैं 6 फीट गहरे। दिस इज अपर एंड डेप्थ, नीचे का पैंदा ऊपर उठा हुआ दिखता है हमको। और जितना ऑब्लिकिटी के साथ हम देखते हैं, ऑब्लिकिटी का मतलब साइड से। अब तुम बिल्कुल ऊपर आकर देखोगे, यहां अगर ऑब्जर्वर ठीक यहां से देखे इस सिक्के को, तो ये जो उठा हुआ नजर आ रहा है हमको, ये मिनिमम होगा, यानी अपर एंड शिफ्ट विल बी मिनिमम, अपर एंड डेप्थ विल बी मैक्सिमम, पर रियल डेप्थ से कम होगी। और जब साइड से देखते हैं तिरछेपन से, तो ये अपर एंड डेप्थ हमें कम नजर आती है, ज्यादा शिफ्ट ज्यादा हो जाता है। तो ये इस पर बेस्ड है कुछ फिनोमिना, गौर करना, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फिश टैंक या एक्वेरियम जिसमें मछली पालते लोग, कांच का वो टैंक, फैमिलियर है सब? एक्वेरियम में मछली ऊपर से देखने पर तुम्हें जितनी गहराई पर दिखती है उतनी गहराई पर नहीं होती, हाथ मारो तो थोड़ा सा नीचे होती है, दिखती ऊंची है होती नीचे है। आसमान में उड़ने वाली पतंग और एरोप्लेन जहां दिखते हैं हमको वहां नहीं होते, उससे नीचे होते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन हमको इससे मिलता है, यहां से, इस फिनोमिना से। सो दैट्स ऑल फॉर क्लास टुडे। अब हम मिलेंगे बच्चों कल। सर जी आपकी स्क्रीन बिल्कुल नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है तो मतलब बाकी बच्चों को दिख रही होगी शायद, तो रिकॉर्डिंग में तुम देख लेना इसको।